खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। पासपोर्ट कार्यालय और पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी। अलवर में सघन तलाशी के बाद राहत की सांस। थप्पड़ खाकर नीचे गिरने के बाद सिर पर पत्थर लगने से गई जान। भिवाड़ी के सांतलाका में हुई घटना। UIT की बैठक में 310 करोड़ के विकास कार्यों पर लगी मोहर। शहर में सौंदर्यकरण के होंगे कई काम। और स्पीड ब्रेकर पर बैलेंस बिगड़ने से टायर के नीचे आए युवक ने तोड़ा दम। वहीं बाला स्टैंड पर तेज रफ्तार ने बाइक सवार की ली जान। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे पोस्ट ऑफिस के ईमेल पर एक धमकी भरा संदेश आया। इसमें दावा किया कि तमिलनाडु की राजनीति से जुड़े मामले में राजस्थान के 22 पासपोर्ट सेवा केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा। मेल में लिखा था कि कुछ केंद्रों पर घातक बम लगाए जा चुके हैं और दोपहर में इनमें विस्फोट किया जाएगा। धमकी मिलते ही पोस्ट ऑफिस में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मेटल डिटेक्टर की मदद से पूरे कार्यालय की सघन तलाशी ली गई। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। दोपहर करीब 2:30 बजे तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद स्थिति सामान्य होने पर कार्यालय का काम दोबारा शुरू हो पाया। डाक अधीक्षक जब्बार ने बताया कि मेल में अलवर सहित कई केंद्रों पर बम लगाए जाने की बात कही गई थी। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और पूरे परिसर की जांच कराई गई। हमको सूचना है जो मेल के द्वारा मंडल कार्यालय अलवर से प्राप्त हुई है और मंडल कार्यालय अलवर को जयपुर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा फॉरवर्ड की गई सूचना। क्या सूचना मिली? सूचना ये है कि भाई जो राजस्थान के पासपोर्ट ऑफिसों में मतलब कि गैस बम के द्वारा विस्फोट किया जाएगा। अच्छा, जरूर नहीं, मतलब राजस्थान और भी इंडिया के काफी पासपोर्ट ऑफिस हैं, सभी जगह ये कॉमन सूचना भेजी गई है। तो उसके बाद फिर आपने सूचना हमने सूचना कोतवाली लोकल कोतवाली पुलिस को दी, उनके द्वारा रिसर्च किया गया। सर्च करने के बाद में कुछ अभी मिला है? कुछ नहीं मिला अभी। सर्च हो गया? हाँ, सर्च हो गया। तो वर्क स्टार्ट हो चुका है पोस्ट ऑफिस का। क्या नाम है सर आपका? रतनलाल मीणा, मैं पोस्ट मास्टर। गौरतलब है कि 10 मार्च को भी इसी तरह का मेल आया था। तब भी जांच के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। इससे पहले मिनी सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी भी मिल चुकी है। फिलहाल पुलिस मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है। भिवाड़ी के सांतलाका गांव में थप्पड़ से एक व्यक्ति की जान चली गई। दरअसल फैक्ट्री में काम करने वाले 47 साल के व्यक्ति को यह थप्पड़ मारा गया था, जिससे वह पीछे जाकर गिरा और पत्थर पर सिर लगने से उसे गंभीर चोट आई। वहीं इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक देव कुमार जिला भोजपुर बिहार का रहने वाला था। उधर परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मृतक के पुत्र सत्येंद्र कुमार ने बताया कि उनके पिता सांतलाका भिवाड़ी में काम करते थे। उनके कमरे के पास रहने वाली महिला के पास देव कुमार कोई कपड़ा सिलवाने गए थे, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद देव कुमार कमरे पर वापस आ गए, लेकिन मकान मालिक के चाचा ने कमरे में आकर पिता के साथ गाली गलौज की और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके चलते वह पीछे पत्थर पर जाकर गिरे एवं सिर में गंभीर चोट लगने पर भिवाड़ी अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सक ने देव कुमार को अलवर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इनके साथ कमरे पे मारा पीटी हुआ है। किसने किया? रूम मालिक लड़का ने। अच्छा, फिर कहाँ भर्ती कराया? हम लोग भिवाड़ी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ रेफर हुआ अलवर। फिर उसके बाद यहाँ सुबह में 8:30 बजे डेथ हो गया उनका, बुधवार को। हाँ। तो ये रहने वाले कहाँ के? बिहार के। क्या नाम है इनका? देव कुमार। तो यहाँ कौन सी कंपनी में काम करते? इलेक्सो में। तो रहते कहाँ है? सतालका। किराए के मकान में रहते? हाँ, किराए के मकान में। तो ये कैसे पता लगा आपको ये घटना हुई है? तो रूम मालिक ने फोन किया उनके लड़के के घर पे, तो उन्होंने फोन किया मेरे पास कि पापा के साथ ऐसा ऐसा कांड हुआ, आप हॉस्पिटल भाग के जाओ। तो हम लोग गए भिवाड़ी हॉस्पिटल में, तो लाश ऐसे उनका ऐसे बॉडी फेंका गया था। मतलब कोई इंक्वायरी नहीं, कोई दवा बीरो कोई नहीं। तो हम लोग वहाँ से रेफर कर दिए अलवर। तो हम लोग अलवर लेके आए, तो लोग ICU में डाल दिए, सुबह तक डॉक्टर आके दवाई होगा। सही से इलाज भी नहीं हुआ इनका। 8:30 बजे डेथ हो गई। कितने बच्चे हैं इनके? इनका 2 लड़का है 2 लड़की है।
कमाने वाले यही थे। कमाने वाले घर में यही थे, इनका घर भी नहीं है। ये किसने बताया कि रूम मालिक के लड़के ने हमला किया? उनका एक बाजू वाला सिलाई करती है लेडीज, वो बताई क्या कहा उसने? कि एक कमरे के बाजू वाला रूम मालिक है, वो मारा इनको थप्पड़ से, तुरंत फेंका गया पीछे में, वो गिर के चोट लग गया उनको। लात घुसे से हमला हुआ और कोई हथियार नहीं था? नहीं, कोई हथियार नहीं था। तो अभी क्या रिपोर्ट दे रहे हो आप? रिपोर्ट हम दे ही देंगे कि उनको जल्द से जल्द उनको कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। अलवर शहर के समग्र विकास को गति देने के लिए जिला कलेक्टर एवं यूआईटी के अध्यक्ष डॉक्टर आर्थिका शुक्ला की अध्यक्षता में 315वीं बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में करीब 310 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क बनाने को स्वीकृति दी गई। वहीं ऐतिहासिक स्थलों लाल डिग्गी और बाला किला के सौंदर्यकरण के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बुध विहार क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कन्वेंशन सेंटर और हसनका क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण को भी मंजूरी दी गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत होने वाले इन विकास कार्यों पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 6 करोड़ रुपए यूआईटी द्वारा वहन किए जाएंगे। इन निर्णयों से अलवर शहर में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें मुख्यतः नई स्कीम्स पे काम किया जाएगा, ऑप्शन पे फोकस किया जाएगा, जिससे कि यूआईटी का राजस्व बढ़ेगा जी। और स्पेसिफिक की जहाँ तक बात है, उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। स्पेसिफिकली कुछ नए काम जो इस बार शहर में लिए हैं, उसमें एक तो हमारे जो मार्बल मंडी का प्रोजेक्ट था जो बहुत दिनों से अटका हुआ था, उसको फाइनलाइज हो गया है वो, और आगामी 2 से 3 महीने में वो क्रियान्विति भी उसकी हो जाएगी, उसको फाइनल किया है। इसके साथ ही ANPR कैमराज, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, एक जो सिस्टम होता है, उसको हमने लिया है अलवर में। थोड़ा जो एक्सीडिंगली क्राइम्स और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। हसनखा मेवात में एक एडवांस स्पोर्ट्स सेंटर की हमने अभी स्वीकृति जारी की है, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कीम के तहत उस पर और काम किया जाएगा। इसके अलावा संपूर्ण पूरे शहर में ही वाटर हार्वेस्टिंग और नालों के जो काम है, जो हमें आगामी बारिश के पहले फिनिश करने हैं, उनकी स्वीकृतियाँ जो स्टेट से आई थी उनको मंजूरी दोबारा से देते हैं काम के लिए। और साथ में आगामी साल में हमने फोकस किया है AI के माध्यम से रोड्स को कैसे सुदृढ़ किया जाए, तो उसका एक प्रोजेक्ट अभी मैंने अप्रूव किया है कि आगामी दिनों में हम AI के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलवर शहर के रोड्स का एनालिसिस करेंगे और उस पर काम करेंगे। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में गुरुवार रात टायर के नीचे आकर 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेड़ली मोड़ की ओर से पानी की बोरिंग मशीन लगा ट्रैक्टर तेज रफ्तार में पैतना से खेड़ली की तरफ आ रहा था। ट्रैक्टर पर चालक सहित 3 लोग सवार थे। खेड़ली रेल स्थित अंबेडकर भवन के पास बने ब्रेकर पर अचानक ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे एक युवक नीचे गिर गया। गिरते ही वह पीछे लगी बोरिंग मशीन के टायर के नीचे आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। खेड़ली उप जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक ग्राम शाहपुर निवासी 36 वर्षीय है। गोपाल शर्मा मजदूरी करता था और उसके परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहीं बगड़ तिराया थाना क्षेत्र के बहाला स्टैंड पर रोड क्रॉस करते समय तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक पर सवार युवक करीब 150 फीट दूर जाकर गिरा और उसकी जान चली गई। वह पैदल जा रहे 2 युवक भी चपेट में आ गए। इनमें से एक को जयपुर रेफर किया गया है। मृतक शामवीर बाहला गांव का निवासी था। उधर कार के ड्राइवर को भी हल्की चोट आई है और उसे अस्पताल ले जाया गया। शामवीर कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये स्टैंड पे गया था बस। कहाँ से? घर से। स्टैंड कौन सा? बाला स्टैंड। क्या हुआ फिर? एक्सीडेंट हुआ और बस। किसने किसको टक्कर मारी? कार से हुई। कार में टक्कर मारी? ये बाइक से। अकेले ही था? हाँ। क्या नाम है इसका नाम शामवीर। इसके साथ में 2 और थे, वो वहीं के स्टैंड गई थे, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। उनके भी लगी है? हाँ जी, वो एक जयपुर भेज दिया उनमें से और एक यहाँ पे एडमिट है वो यही अस्पताल में। हाँ जी। तो 3 जने बैठे थे क्या बाइक? नहीं, वो पैदल थे, ये बाइक से था। रोड क्रॉस कर रहा था ये। अच्छा। हाँ जी। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? कहीं नहीं, स्टैंड पे गया था कोई काम, वहाँ से वापसी आते जब हुआ ये। कार किधर से आ रही थी? कार बगड़ दिराया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के आमकीवाल मोहल्ले में प्लॉट पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला सावित्री देवी ने बताया कि उन्होंने धनपाल के परिवार से एक प्लॉट खरीदा था।
आरोप है कि अब धनपाल का परिवार दोबारा उस जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जब वे अपने पैसे वापस मांगते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। इस विवाद को लेकर मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। सावित्री देवी के अनुसार हमले में उनके पति लक्ष्मण सैनी सहित उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दूसरे पक्ष के धनपाल का कहना है कि खरीदार पक्ष प्लॉट के अलावा करीब 10 फीट अतिरिक्त जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसका विरोध करने पर उन पर लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें उनकी पत्नी मंजू, माता लाली देवी और भाई बबलू घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सर, हमने प्लॉट बेचा था इस पार्टी को और प्लॉट से भी अलावा 10 फुट जमीन हमारी दाव ली इसने, और हमने इसे ये बोला था हमारे पैसे दे दिया तो, और ये हमारी जमीन देते। अब जमीन भी ना दे रहे, पैसे भी ना दे रहे। फिर इनने के 8-10 आदमी हमारे घर वाले के और हमारी माँ के खोपड़ी फोड़ती कहते से, और अभी सब मेरी मम्मी और गाड़ी दूसरी। आपने इनको प्लॉट बेचा था? हाँ, हमने प्लॉट बेचा था। उसके पैसे आ गए? उसके तो पैसे आ गए, बाकी जो जमीन हमारी 10 फुट और दाव ली इसने, तो उसके पैसे मांग रहे थे। हमने क्या तो जमीन देता हमारी, जब पैसे देता हमको। कितनी जमीन दाम रखी? 10 फुट करीब, 10-12 फुट जमीन करीब। 10-12 फुट? हाँ, तो हमने जैसे ये कि भाई हमारे तो पैसे देते, हमारी जमीन देते, हम लोग को पहले थोड़ी थी। अब हम तो कहीं काम पे चले गए थे और इन्होंने पीछे से आकर हमारी माँ के इसके कहती की बड़ी खोपड़ी मेरे भाई के दिए साहब। क्या क्या नाम है दोनों जो तुम्हारे घायल हुए? मंजू एक तो नाम, ये तो मेरी पत्नी साहब, और मेरी माँ और है, उसका नाम लाली देवी है, और मेरे भाई बबली वो भी आ रहे हैं। वो भी घायल है? हाँ, वो भी आ रहे हैं। सारे 2 आदमी रह कर वो पट्टी करते हो थोड़ी। प्लॉट के ऊपर झगड़ा हो जाता है। किसका प्लॉट है? प्लॉट लक्ष्मण राम का है। कौन लोग हमला करते हैं? जीत्यो पड़ोस के ही है? हाँ, उनको ही खेत है, हमने तो खरीदे। आपने खरीदा है? उनको क्या कहते हैं? वो जोरी से वो कर रहा है हमला है, जो क्या कहते हैं? जोरी से हमलो कर रहा है। उनसे वो कई एक पूना के ऊपर झगड़ो कर रहा है। बस हमसे करना चाहते हैं क्या? कितना दिन से कर रहे हो? कितना दिन होगा? पहले भी किया था कि रिपोर्ट दर्ज? हाँ, केस हो रहा है। इसी प्लॉट का केस चल रहा है? केस चल रहा है जिसमें जीत काम है। जो आज सुबह क्या हुआ? सुबह जार के नहीं और झगड़ो कर पर लगता, और हमारे सामान उनको फेंक पर लगता है, उठा के नहीं है। कौन कौन लोग थे? लोग तो वो सत्ते का ही परिवार है, उनका तो बहुत तगड़ा परिवार है। अकबरपुर पुलिस ने करीब 5.5 करोड़ की साइबर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। यह कार्रवाई एसपी सुधीर चौधरी के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन और थाना अधिकारी सीमा सिंसनवार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 आईफोन, 1 एंड्रॉयड मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। जांच के दौरान सामने आए कि आरोपी लोगों से ठगी कर करीब 5.5 करोड़ की रकम हड़प चुके थे। गिरफ्तार आरोपियों में विजय सिंह और शैलेंद्र कुमार सैनी शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एलपीजी और पेट्रोल संकट के विषय पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। यह बैठक मुख्यमंत्री द्वारा पश्चिम एशिया में चल रही युद्ध के मद्देनजर बुलाई गई थी। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर सकारात्मक सुझाव साझा किए। जूली ने स्पष्ट किया कि किसी भी आपदा या संकट के समय विपक्ष पूरी तरह से जनता और सरकार के सहयोग के लिए तत्पर है। उधर सरकार को घेरते हुए जूली ने कहा कि सरकार को किसी भी सूरत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि पूर्व में कच्चा तेल सस्ता होने पर तेल कंपनियों और सरकारों ने भारी मुनाफा कमाया है। बैठक के बाद जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य में गैस, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की मांग, आपूर्ति और स्टॉक का डेटा जनता के सामने रखा जाए। उन्होंने प्रदेश में गैस सिलेंडरों की किल्लत पर चिंता जताते हुए कहा कि शादियों से लेकर हॉस्टल, होटल और उद्योगों तक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो आज हम सब लोगों को बुलाया था, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को, और जो स्थिति आज है उसके बारे में चर्चा की। विपक्ष के रूप में कोई भी आपदा अगर आती है तो हम पब्लिक को सहयोग करेंगे, सरकार को सहयोग करेंगे। कोई सरकार के हर जगह राजनीतिक बात नहीं होती। आज जो भी बातें हुई हैं, हमने सकारात्मक सुझाव यहाँ पे दिए हैं कि जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, चाहे शादी के सिलेंडर नहीं मिल पाना लोगों को, चाहे जो बच्चे हॉस्टल में हैं या होटल हैं, रेस्टोरेंट है, कई इंडस्ट्री हैं, उनको भी गैस की उपलब्धता नहीं हो पा रही है,
अभी सीएम साहब ने पीएनजी के लिए ऑर्डर किए हैं, तो उसमें भी हमने कहा कि भाई ये जो लोगों ने अब तक क्यों अटका के रखा था, अब आप कह रहे हो कि इनको एनओसी जारी करें, तो पहले से लोगों को क्यों अटका के रखा था, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। और आज जिस प्रकार से बाज़ार में कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है, मान लो गैस की दिक्कत है, तो उसके जो सब्स्टिट्यूट है, आप चाहे केरोसिन की बात करें, चाहे लकड़ी की बात करें या कोयले की बात करें, तो उनकी भी व्यवस्था पूरी व्यापक रूप से इंडक्शन की ये होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध का पता नहीं कितना लंबा छिड़ जाए। लेकिन आज जिस प्रकार से बताया है, तो वो मैं समझता हूँ अभी लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक नहीं हो, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। और मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है कि जो एक्चुअल स्थिति है वो हम जनता को बताएं कि हमारे पास कितनी डिमांड है, कितनी हमारे पास सप्लाई हम कर रहे हैं और कितना हमारे पास स्टॉक है। अगर ये हम पब्लिक को बताएंगे तो पब्लिक पैनिक नहीं होगी। और जो टोल फ्री नंबर है वो हर व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए कि किसी को भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो उसके बारे में अपने सुझाव दे सके। मैंने ये भी कहा है कि रेट नहीं बढ़ाए जाएँ, क्योंकि रेट बढ़ने से भी पैनिक होता है। अभी भी जो है मैं समझता हूँ डीजल और पेट्रोल पे भारत सरकार ने काफ़ी जो है टैक्सेस उस पर लगाए हुए हैं, स्पेशल सेस लगाया हुआ है। अगर मान लो कच्चे तेल के रेट बढ़ भी रहे हैं तो भी उसमें एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जो है बहुत बड़ा मुनाफा तेल कंपनियों ने और सरकारों ने उसमें से लिया है। तो इस समय अगर वो बढ़ाएंगे तो वापस महंगाई बढ़ेगी और पूरे देश के अंदर जो है अर्थव्यवस्था पे खतरा आएगा। अलवर मंडी में सरसों के भाव में पिछले 10 दिनों में करीब 750 रुपए क्विंटल की तेजी देखने को मिली है। 17 तारीख को जहां सरसों का भाव 6200 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं अब दाम बढ़कर 6950 रुपए क्विंटल पहुंच गए हैं। उधर हर दिन करीब 20,000 कट्टे सरसों मंडी में पहुंच रही है, जबकि पिछले एक महीने में 6 लाख कट्टों की आवक दर्ज की गई है। मंडी व्यापारी रामोतार गुप्ता के अनुसार सरकार सरसों की खरीद 6200 रुपए के भाव से कर रही है, जो मंडी के मुकाबले कम है। इसी कारण किसान सीधे मंडी में सरसों बेचने पहुंच रहे हैं। हालांकि गेहूं और चने का सरकारी समर्थन मूल्य ज्यादा है, एवं मंडी में इनके भाव अपेक्षाकृत कम चल रहे हैं। इस वजह से किसान गेहूं और चना सीधे सरकार को बेच रहे हैं एवं मंडी में इन जिन्सों की आवक लगभग ठप हो गई है। जो भाव हमारे मंडी में 10 दिन पहले भाव था 6200 प्रति कुंटल, उसके बाद अभी परसों भाव हो गए थे 67 रुपया 6700, और आज के भाव की तुलना करें, आज का भाव मानो 6950, मतलब कल परसों में और आज में 200 रुपये की तेजी आई, 200-250 रुपये की। और 10 दिन की आंकड़ा 10 दिन का आंकड़ा माने तो 10 दिन का मैं बता देने पहले 10 दिन पहले आई थी 6200, 10 दिन पहले तो 750 का साढ़े उसके जो फर्क वो लगाए, फर्क लगाए तो हो गया 700-750 का फर्क हो गया। और जो आज का करंट भाव है वो 6950 है। आज सरकारी रेट क्या है? गवर्नमेंट की सरकारी रेट है 6200, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि बाजार तेज रहेंगे और गवर्नमेंट को माल नहीं लेना पड़े। वही काम हो रहा है, गवर्नमेंट माल कोई लेके जाएगा नहीं। जो ये काश्तकार का माल यही बिक रहा है 6900 रुपया 6950 रुपया, तो वहाँ क्या करेंगे ले जाके, यहाँ पैसे अच्छे बढ़िया मिल रहे हैं। ये सरकार सरसों के लेके मतलब लेना क्यों नहीं चाहती? सरसों गवर्नमेंट देना कौन चाहेगा, लेना तो कोई चाहेगा नहीं सरकार को, तो गवर्नमेंट रेट तो 6200 है, हमारा मंडी माल में 350, कोई काश में कोई नहीं जाएगा गवर्नमेंट के पास। और रही बात उसकी चने की, चने हमारे मंडी बिक रहे हैं 5300 रुपया, है ना। अभी क्या है, चने स्टार्ट हुए हैं, आ लगी मोट से चने आ रहे हैं, और गवर्नमेंट की रेट है 5875 रुपये प्रति क्विंटल गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट का और मंडी का भाव लगाए तो उसमें 500-550 का फर्क है। लेकिन अभी चने क्या सूखा है, आमद आगे बढ़ेगी आमद। और रही बात गेहूँ की रेट गवर्नमेंट की है 2735 गवर्नमेंट का समर्थन मूल्य, और मंडी में गेहूँ बिके, नया गेहूँ मॉइस्चर का आ रहे हैं वो बिके 2350। तो जैसे गेहूं और चने के भाव मंडी में कम है और सरकार के ज्यादा है, तो किसान वहाँ ज्यादा जाएंगे। किसान तो जहाँ फर्क है, गेहूँ में फर्क कितना हो गया, गेहूँ हमारा मंडी बिक रहा है 2325, उनकी रेट है 2727, 4 तो फर्क होगा ना। तो गेहूँ तो सरकार को तो लेंगे, मंडी में काश्तकार क्यों लाएगा, अभी तो आले गिले गेहूँ आने इसलिए लाए काश्तकार। अलवर के निकट देसुला गांव में दिल्ली रोड तक करीब 1 किलोमीटर की नई सड़क बन रही है, लेकिन ग्रामीणों ने इसमें घटिया सामग्री के आरोप लगाए हैं। क्षेत्र के निवासियों के अनुसार 20 mm की जगह 5 mm भी रोडियां नहीं डाली जा रही हैं। इसके अलावा बीच बीच में बिना तारकोल बिछाए रोडियां डाल दी गई हैं और ऐसे में सड़क के कुछ दिन बाद ही उखड़ने की आशंका है।
ग्रामवासी जीतू और विनय कुमार के अनुसार पीडब्ल्यूडी के जरिए करीब 19 लाख रुपए की लागत से 1 किलोमीटर का रोड बन रहा है, लेकिन घटिया सामग्री के चलते विरोध कर कार्य रुकवा दिया गया है। उधर अधीक्षण अभियंता अलका शर्मा के अनुसार मौके पर जेईएन को भेजकर जांच करवाई जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि घटिया काम नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी की ओर से अलवर के एडीएम द्वितीय योगेश डागुर को ज्ञापन सौंपा गया, साथ ही धरना प्रदर्शन किया गया। जिला सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि ज्ञापन में जन समस्याओं के निदान की मांग की गई है। शहर में जगह जगह गंदगी का आलम बना हुआ है, साथ ही अनेक स्थानों पर रोड लाइट ठप है। बस स्टैंड के बाहर श्रमिक यूनियन की ठहरने की जगह पर टीन शेड भी क्षतिग्रस्त है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त पार्कों की मरम्मत और पार्किंग स्थलों के विकास आदि मांगे भी ज्ञापन में शामिल हैं। इस दौरान शहर सचिव मनमोहन सैनी, राजकुमार बख्शी, भोलाराम शर्मा, मुबारक सिंह, कालीचरण जोशी, राकेश तिवारी और ब्रजमोहन मिश्रा आदि उपस्थित रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर मिनी सचिवालय पर धरना दिया गया। धरना 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक का था। उसके पश्चात जिला कलेक्टर के नाम एडीएम सेकंड को ज्ञापन दिया गया। उसमें नगर परिषद से संबंधित 11 सूत्री मांग पत्र तथा यूआईटी से संबंधित 12 सूत्री मांग पत्र, साथ ही काली मूली अंडरपास का जो निर्माण कार्य रुका हुआ है उसके संदर्भ में पीडब्ल्यूडी के नाम से ज्ञापन दिए गए। इनमें जो शहर की वास्तव में मुख्य समस्याएं हैं, जैसे नगर निगम की जो समस्याएं हैं, सफाई की है, आवारा पशुओं की है, रोड लाइटों की है, जो 24 घंटे रोड लाइटें चल रही है जिसका खर्चा अनावश्यक आ रहा है, आम जनता पर भार पड़ रहा है। इसी प्रकार से जो पुरुष शौचालय जो बने हुए हैं, उनका मूत्रालय जो भी मूत्र है वो बाहर बह रहा है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर बस स्टैंड के बाहर जिस प्रकार से टीन से जो टूटा हुआ है कई सालों से, उसका भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रताप स्कूल का जो नाले का निर्माण है उसको भी अधूरा छोड़ा हुआ है, उसको भी पूरा नहीं किया गया है। इस प्रकार से अनेक जो समस्याएं हैं उनके संदर्भ में हमने वहाँ ज्ञापन दिया है। इससे पहले हमने नगर निगम में अनेक ज्ञापन दिए गए हैं, उनका भी विश्लेषण उनमें किया गया है। तो उस वजह से यहाँ नगर निगम में कोई स्थायी काम नहीं किया जा रहा है। पट्टों के लिए भी आम जनता काफ़ी परेशानी में है, परंतु पट्टों का काम भी नहीं किया जा रहा है। तो इसी तरह से हमने नगर विकास न्यास के नाम से भी ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से दिया है। उसमें भी हमने ये मांग की है कि जो बकाया पट्टे हैं उनका निस्तारण किया जाना चाहिए, और पार्कों की मरम्मत है, सड़कों की मरम्मत है, जो सूखे पेड़ वगैरह है उनकी भी हटाने की बात है। इसी प्रकार से जो कृषि उपज मंडी के बाद जो सब्जी मंडी बनी हुई है, जो रोड पर ही लगी हुई है, रास्ते जाम वगैरह होते रहते हैं, एक्सीडेंट के खतरे बने रहते हैं। हमने पूर्व में भी इस समस्या का समाधान की मांग की गई, परंतु यूआईटी में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसी प्रकार जो पट्टे की बात भी यूआईटी के स्तर पर लटके हुए हैं और अनेक समस्याएं यूआईटी से संबंधित हैं, वो सारे हमने 12 सूत्री मांग पत्र दिया गया है। तो इस संदर्भ में जो भी हमने वहाँ मांग पत्र इसलिए दिए हैं कि यहाँ इसके स्तर पर आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। गुरुवार शाम अलवर के राजसी अभय समाज रंगमंच पर रामरूप सज्जा प्रतियोगिता आयोजित की गई। 3 वर्गों में हुई प्रतियोगिता में 5 से 11 साल तक के बच्चों ने भगवान श्री राम के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाया। संस्था महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से यह प्रतियोगिता लगातार हो रही है। साथ ही प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए। वहीं 2 सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए हैं। राजसी अभय समाज के रंगमंच पर आज रामनवमी के उपलक्ष्य में पिछले 5 वर्षों से श्री राम रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में यह 5वें वर्ष की हमारी प्रतियोगिता है, जो कि लगातार हम 5 वर्ष से करते आ रहे हैं। राम रूप सज्जा प्रतियोगिता इस समय चल रही है। इसमें 3 वर्ग में बच्चे भाग ले रहे हैं, 1 से 5 वर्ष तक, 5 से 8 वर्ष तक और 8 से 11 वर्ष तक। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले बच्चों को हम पुरस्कार देते हैं। इसके अतिरिक्त 2 बच्चों को हम सांत्वना पुरस्कार भी देते हैं। उधर अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर रिया मिश्रा, ध्रुव कुमारी, युविका एवं प्रांशी द्वारा राम स्तुति का मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। साथ ही अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम अयोध्या धाम मंदिर से आए श्री गंगादास महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेविका मंजू चौधरी रही।
अति विशिष्ट अतिथि ब्रजभूषण गुप्ता, जयशिव गुप्ता और भूपेंद्र पंचोली थे, जबकि मंच संचालन नवनीत शर्मा एवं मैत्री ने किया। उधर अलवर के दाऊदपुर मार्केट के व्यापारियों द्वारा रामनवमी के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। स्थानीय श्रद्धालु प्रकाश चंद सैनी, मेहर सिंह, सरवन सिंह, लवेश तिवारी और लक्ष्मण सिंह आदि इस दौरान मौजूद रहे। दुकानदारों ने बताया कि हर वर्ष की तरह रामनवमी के पर्व पर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद विशाल भंडारा हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। उधर श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड द्वारा रामनवमी के पावन अवसर पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं दूसरे दिन शुक्रवार सुबह श्री रामचरितमानस पाठ का विधिवत समापन हुआ। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ हवन संपन्न हुआ, जिसमें समिति सदस्यों ने आहुति देकर भगवान श्री राम से सुख समृद्धि की कामना की। हवन के बाद अटूट भंडारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर मौजूद प्रमुख लोगों में कुलदीप कालरा, प्रेम गांधी, रमेश जुनेजा और ट्रैफिक इंचार्ज संजय शर्मा सहित दीवानचंद सीती एवं अशोक आहूजा आदि मौजूद रहे। अंत में समिति अध्यक्ष हरि किशन खत्री, सचिव हितेश ठाकुर सहित जगदीश मनोचा, विद्याभूषण ग्रोवर और अनिल कालरा ने आभार व्यक्त किया। अलवर में मूंगस का जोहड़ के पास विराजमान एकलिंग महादेव जी का अभिषेक कर पूजन संपन्न हुआ। यहाँ मातृ शक्ति द्वारा कन्याओं के पूजन के बाद उनका भोज करवाया गया। इस अवसर पर संस्था के कार्यकारिणी सदस्य और मंदिर के सेवादारों का सहयोग रहा। मानव नैतिक उत्थान के प्रतिनिधि बाल किशन आहूजा ने यह जानकारी प्रदान की। अलवर में नजर बगीचे स्थित जिला मुख्यालय पर 5 दिवसीय राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार को संपन्न हो गया। इसमें 150 से अधिक स्काउट गाइड एवं रोवर रेंजर प्रतिभागियों ने भाग लिया। सीओ गाइड विजय लक्ष्मी रोहिल्ला ने बताया कि प्रतिभागियों को पायनियरिंग, मैपिंग और प्रोजेक्ट बनाना आदि सिखाया गया। साथ ही बायोडायवर्सिटी पार्क का भ्रमण करवाया गया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित राज्य पुरस्कार राष्ट्रपति स्काउट गाइड रोवर रेंजर प्रशिक्षण शिविर जो कि 5 दिवस से लगातार चल रहा था, आज उसका समापन समारोह है। इसमें बच्चों को संपूर्ण पाठ्यक्रम राष्ट्रपति अवार्ड का करवाया गया। बच्चों को हाइकिंग के माध्यम से इनका जो पाठ्यक्रम हाइक होता है वो पूरा करवाया गया। बच्चों को बायोडायवर्सिटी पार्क घुमाया गया, जिसमें इनके जो सिलेबस का पार्ट है पायनियरिंग, मैपिंग और जो इनके गैजेट्स बनाने, पायनियरिंग प्रोजेक्ट्स, और बच्चे जो रोवर्स हैं और रेंजर्स हैं उनको बिना बर्तनों के खाना बनाने की विधि को बताकर संपूर्ण पाठ्यक्रम कराया गया, जिसमें हमारे दक्ष प्रशिक्षक के रूप में कृष्ण कुमार यादव, हजारी लाल जी, सुरेखा शर्मा, अतुल, शिवानी, पूजा, सोनू, लावण्या और अन्य सहभागी में हमारे चंद्रभान, दिनेश कुमार इत्यादि हमारे स्टाफ में रहे। और समस्त जिले से करीब 157 स्काउट गाइड रोवर रेंजर्स ने यहाँ पे भाग लिया। और इस बीच में हमारे पास 3 दिवसीय शिविर बखत अध्ययन भी कराया गया, जिसमें कि करीब 45 बच्चे सहभागिता के, जिनका संपूर्णतः निःशुल्क शिविर रहा। और शिविर के दौरान बच्चों को पूरा सेंचुरी घुमाया गया, अंधेरी, जो कि वन विभाग द्वारा हमें प्रोवाइड कराया गया, और उनको जिप्सी के माध्यम से संपूर्ण अंधेरी और वहां के करणी माता के तक उनको ट्रैक करवाया गया बच्चों को, और बायोडायवर्सिटी पार्क करवाया गया। और यहाँ पर मुख्य वार्ता के रूप में ट्रैफिक इंचार्ज यहाँ पर पधारे, हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रवीण जी यहाँ पर पधारे, और उनके जो समस्त सिलेबस में कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से जो कि CPR होता है वो भी बच्चों को लाइव डॉक्टर के माध्यम से समझाया गया। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सकल जैन समाज की ओर से 30 मार्च को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। दिगंबर जैन महासमिति के संभागीय अध्यक्ष कुलदीप बड़जात्या ने बताया कि स्वर्ण रथ में विराजमान शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए नसियाजी जैन मंदिर पहुंचेगी। वहां 3 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1 अप्रैल को सुबह जैन नसिया वाटिका से शोभा यात्रा वापस मुंशीबाग स्थित जैन मंदिर पहुंचेगी। भगवान महावीर की जन्म कल्याण शोभा यात्रा दिनांक 30 मार्च 2026 को स्वर्ण रथ के अंदर श्री जी विराजमान करके शहर के विभिन्न मार्गों मुंशी बाजार, त्रिपोलिया, होटल, घंटाघर, पंतरा बाजार होते हुए जैन मंदिर निशानी पहुंचेगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष सकल जैन समाज के तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति पल्लीवाल जैन समाज इस बार नंबर आया है, तो आयोजन पल्लीवाल जैन समाज, सैलो समाज, जैसर समाज रहेगी। इसमें दिन तक कार्यक्रम ये 3 दिवसीय महावीर जयंती बनती है हमें 30, 31, 1 तारीख को प्रातःकाल 9 बजे श्री जी शोभा यात्रा निस्यारी से पुनः वापस
मंदिर आएगी नीचे बाजार में। लेकिन शाम को भी रात्रिकालीन जादूगर का शो होगा। तो तीनों दिन 30 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख को सांस्कृतिक प्रोग्राम निशा जी मंदिर में रहेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ। खंडेलवाल समाज की ओर से संत शिरोमणि सुंदरदास महाराज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर होप सर्कस के समीप स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। पूर्व पार्षद दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि संत सुंदरदास महाराज की 430वीं जयंती पर खंडेलवाल धर्मशाला स्थित संत प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ। वहीं गुरुवार शाम को संत सुंदरदास महाराज के भव्य शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। खंडेलवाल धर्मशाला में खंडेलवाल समाज के द्वारा हमारे संत शिरोमणि संत सुंदरदास जी महाराज की 430वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे समाज के द्वारा मनाई गई, जिसके अंतर्गत आज सवेरे भगवान संत श्री सुंदरदास जी का पंचामृत के द्वारा जलाभिषेक किया गया और उसके उपरांत प्रसाद वितरण आरती पूरे समाज के द्वारा की गई। शाम को हमारे पूरे खंडेलवाल समाज के द्वारा संत सुंदरदास जी का नगर भ्रमण किया गया, जिसके अंतर्गत खंडेलवाल समाज के सभी बंधु बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उसके अंदर शामिल हुए और कई जगह पूरे समाज का कोल्ड ड्रिंक एवं सेव के द्वारा सेव फल के द्वारा वितरण के द्वारा स्वागत किया गया। बड़े ही समाज ने संत जी की जयंती का भरपूर आनंद लिया और रात्रि में पूरे समाज का सहभोज किया गया। अलवर के भूपेंद्र सिंह राठौड़ को राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रेफरी एवं जज नियुक्त किया गया है। जिला बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष दिनेश भार्गव ने बताया कि राठौड़ 27 से 29 मार्च तक राजगढ़ चूरू में राज्य स्तरीय यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपनी सेवाएं देंगे। राठौड़ की यह नियुक्ति उनके लंबे अनुभव, निष्पक्ष निर्णय क्षमता एवं खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती है। साथ ही जिले के खेल प्रेमियों ने खुशी जाहिर की है। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर
9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर नगर निगम के सुपरविजन में अलवर शहर में सीवरेज लाइन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इसके निरीक्षण का अभाव बना हुआ है। इसके अलावा कार्य के लिए कुछ महीनों पहले ही बनी नई सड़क और पुलिया को तोड़ा गया है। पुलिस लाइन, गायत्री मंदिर रोड और कंपनी बाग रोड सहित अन्य स्थानों पर यह कार्य किया जा रहा है। यहाँ आने जाने वाले को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ जगह पाइपलाइन टूटने से घरों में पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। वहीं गायत्री मंदिर रोड पर सीवरेज के लिए सड़क को तोड़े जाने के दौरान रास्ता बाधित हो रहा है। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वार्ड में 1 वर्ष पहले सीवरेज के लिए सड़क खोदी गई थी, लेकिन इसकी मरम्मत आज तक नहीं की गई। साथ ही नल कनेक्शन भी क्षतिग्रस्त पड़े हैं। जागरूक वर्ग के अनुसार कार्य परियोजना के मानकों के अनुसार ही होना चाहिए। वहीं समाज सेवी शेखर सैनी ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। नागरिकों का कहना है कि पहले सड़क बनती है और फिर सड़क तोड़कर नाला बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर से नई सड़क बनती है और फिर पाइप के लिए खुदाई के लिए आरंभ हो जाती है। ऐसे में सरकारी विभागों के बीच समन्वय का अभाव साफ तौर पर नजर आता है। साथ ही बार बार टेंडर होने से खासी राशि भी खर्च हो जाती है। इसके अलावा आम नागरिक परेशानी भुगतते हैं। यह 2 महीना पहले बनी थी और ये सड़क करीब 6 महीने हुए हैं। अभी अब नई तार को रोड बना है, वो पुलिया जो सीमेंटेड बनी है, जो कि इसको पुलिया को बनाने में अभी दिन भी नहीं हो, 3 महीने भी नहीं हो, 2-2.5-3 महीने हुए और अभी से तोड़ रहे हैं इसको। ये सरकार का नुकसान नहीं है तो क्या है। और ये सरकार जो भी कर रही है सड़क अभी बनाई, फिर अगर सीवर लाइन डलवानी है तो रिपेयर तो करवाते नहीं है। ये जो पुरानी डली हुई है उनकी रिपेयर नहीं कराई आज तक, इसलिए रिपेयर होनी चाहिए और उनको काम करने तो साइड में से खुदवानी चाहिए। सड़क को सारे को तोड़ देते हैं, आने जाने वाले इनको परेशानी होती है। सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, वहीं पुलिस लाइन, रथखाना, धाबाई जगह बाग में 1 वर्ष पहले सीवरेज लाइन पाइप जो डाले गए थे वह मरम्मत नहीं की गई। अब गायत्री मंदिर रोड मोहिना बाबा के प्याऊ की तरफ भी सड़क का कार्य चल रहा है, जबकि यह सड़क और पुलिया अभी कुछ दिन पहले ही बनी थी, जिसमें पुलिया 3 महीने पहले बनी, सड़क करीब 6 महीने पहले बनी है। करोड़ों रुपए के बजट से यह कार्य किया गया है और अब उसी नई सड़क को डामरीकरण को तोड़ा जा रहा है। जो जनता टैक्स का पैसा दे रही है उसको इस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है, जबकि प्लानिंग के अनुसार कार्य होता तो यह सही रहता। कई जगह नल के कनेक्शन को काट दिया गया है, वहाँ उपभोक्ता भी परेशान है और अव्यवस्था का आलम पूरे शहर में बना हुआ है। मालाखेड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा में सफाई बद इंतजामी बनी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार सामुदायिक भवन अंबेडकर भवन के सामने रखे गए कचरा पात्र पिछले कई महीनों से भरे पड़े हैं। इसके अलावा सामने स्थित नाला भी कचरे से भरा हुआ है और दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा हर महीने सफाई के नाम पर खासा खर्च किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। वहीं सफाई कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं किए जाने से भी कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायत के प्रति लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। उधर पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा के अनुसार जनता ने काम के लिए सत्ता सौंपी है और दूसरों पर आरोप लगाकर अपनी खामियों को छुपाया नहीं जा सकता। वहीं पंचायत प्रशासक तुलसीदास का दावा है कि गांव में साफ सफाई की व्यवस्था करवाई जा रही है। गांव में सफाई नहीं हो रही है और सफाई के नाम से प्रशासक एवं पंचायत की मिली भगत से पूरे बजट को डकार रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गांव में प्रसार के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन को ये आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि सफाई के नाम पे पृथ्वीपुरा की नाली अटी हुई है, नाले अटे हुए हैं और जगह जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है, कचरा पात। और सरपंच है जो गांव में प्रचार करता है स्वच्छ भारत मिशन की, हमने बहुत तगड़ी सफाई का अभियान चला रखा है, जबकि सफाई के नाम से पृथ्वीपुरा 0 है। राजगढ़ कस्बे की फतेह बुर्ज पहाड़ी स्थित वैष्णो माता मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाने के साथ ही माता का विशेष वस्त्रों और आभूषणों से श्रृंगार किया गया। माता वैष्णो देवी सेवा समिति से जुड़े मुकेश कुमार दीवान ने बताया कि यहां गुरुवार को देर रात तक भक्तों का सैलाब उमड़ता रहा। वहीं मंदिर मार्ग पर प्रसाद वितरित किया गया। इसके अलावा रास्ते में जगह जगह प्याऊ लगाकर जल सेवा की गई। इनर व्हील क्लब अलवर द्वारा पिछले 1 वर्ष में किए गए कार्यों का जायजा लेने प्रदेश प्रभारी बिंदु गुप्ता बीकानेर से अलवर पहुंची।
उनका अलवर इकाई अध्यक्ष अंजना सहाय, सचिव शारदा कटारिया और सदस्य दया गर्ग आदि ने अभिनंदन किया। साथ ही अलवर में करवाए गए समाज सेवा के कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान हुई बैठक में बबीता, नीरू जैन, अलका मित्तल और आभा गुप्ता आदि की भी मौजूदगी रही। इनर व्हील एक सर्विस क्लब है और ये इंटरनेशनली काम करता है। इनर व्हील अलवर की जो शाखा है पिछले 40 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। आज हर साल की इसका एक ऑफिशियल विजिट होती है। इसका जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होता है वहाँ यहाँ विजिट करने आता है और वो ये देखती है कि हम लोगों ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या क्या काम करें और कौन कौन से काम करें। तो अलवर के एक निजी होटल में यहाँ आज एक ऑफिशियल विजिट रखी गई है और चेयरमैन बिंदु गुप्ता जी बीकानेर से आई हैं, जो कि हमारे सारे किए गए कार्यक्रम को, जो हमने एक साल में कितने कितने समाज सेवा के कार्यक्रम करे, उनको देख रहे हैं। इस ऑफिशियल विजिट में प्रेसिडेंट अंजना साहय, पीडीसी पुष्पा गुप्ता, बबीता जी, ट्रेजरर अलका मित्तल, सेक्रेटरी शारदा कटारिया और सीसी आभा गुप्ता और नीलू जैन उपस्थित हैं। और इसके साथ ही मैं दयागर यहाँ इनर व्हील क्लब की एग्जीक्यूटिव मेंबर ISO हूँ। मालाखेड़ा क्षेत्र में अष्टमी और नवमी पर जागरण, भंडारों और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का दौर चला। उधर चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के दिन अनेक धार्मिक एवं शुभ कार्य संपन्न हुए। साथ ही भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। इस दिन अबू सावा भी था। उधर आचार्य अशोक मिश्रा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उधर चैत्र नवरात्र के दौरान कलसाड़ा नटबस्ती में मां दुर्गा का भव्य जागरण आयोजित हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रात्रि को मां दुर्गा के जागरण में विशेष झांकी सुशोभित की गई। साथ ही प्रमुख रूप से राधा कृष्ण, भगवान शिवशंकर और सुदामा की झांकी देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। जागरण शुरू होने से पहले पंडाल में शेर पर सवार मां दुर्गा की पूजा अर्चना भक्त पिंटू राज ने की। उधर जागरण के समापन पर रामनवमी के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन भी हुआ। सिलीसेड और सैस्का क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों ने किसानों के साथ खेत में काम करने के साथ भी नाच गाने का लुत्फ लिया। फ्रांस से आए विदेशी पर्यटकों ने खेतों में गेहूं की फसल निकालने में हाथ बटाया। सिलीसेड झील के समीप शोदानपुरा गांव स्थित नेतराम गुर्जर के खेत पर इन दिनों गेहूं की कटाई और थ्रेसर से अनाज निकालने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान वहां घूमने आए कुछ फ्रांसीसी पर्यटक इस गतिविधि को देखकर आकर्षित हो उठे। उन्होंने अनाज निकालने में किसानों की मदद की। तेज गर्मी के बावजूद उनकी मेहनत और उत्साह ने सभी ग्रामीणों का दिल जीत लिया। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर पर लगे मिनी डीजे पर विदेशी मेहमानों को नाचने के लिए आमंत्रित किया। भाषा की समझ नहीं होने के बावजूद वे भारतीय गानों की धुन पर झूमते हुए नजर आए। ग्रामीण निहाल गुर्जर ने बताया कि विदेशी मेहमानों ने भारत की खेती और ग्रामीण जीवन को करीब से समझने में गहरी रुचि दिखाई। और वहीं गर्मियों की शुरुआत के साथ ही किसान पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था में जुट गए हैं। इसी क्रम में इन दिनों खेतों में ज्वार की बुआई का कार्य तेजी से चल रहा है। किसान खेत में नमी के लिए सिंचाई यानी पलेवा कर जमीन तैयार कर रहे हैं। गर्मियों में हरे चारे की कमी को देखते हुए किसान ज्वार को प्रमुख विकल्प के रूप में उगा रहे हैं। ज्वार एक ऐसी फसल है जिसे हरे चारे के रूप में कई बार काटा जा सकता है। समय समय पर सिंचाई करने से इसकी बढ़वार अच्छी होती है और यह लंबे समय तक पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता बनाए रखती है। अकबरपुर एवं खेड़का ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों से क्षेत्र की समस्याएं जानी गई। यहाँ मौजूद ईशा खान सहित अन्य लोगों ने बंदरों के उत्पात और साफ सफाई की समस्या के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पप्पू यादव, हंसराज, गुड्डी मीणा, अनीता मीणा एवं धर्मपाल मीणा आदि मौजूद रहे। उधर इस दौरान लोगों को बरसात से पहले जल संचय एवं संग्रहण के लिए घरों के आगे सोख का गड्ढा बनाने की प्रक्रिया बताई गई। वहीं अकबरपुर कस्बे का निरीक्षण कर नियमित सफाई करने की हिदायत दी गई। आज ग्राम पंचायत खेड़का का निरीक्षण किया गया, जहाँ कुछ जगह पर नालियां हैं वो पानी से भरी पाई गई। कुछ जगह कुछ सफाई भी रोडों पर कम पाई गई। मौके पर ही ठेकेदार को सफाई को नियमित रूप से करने के लिए निर्देशित किया गया। जैसे और भी क्या अपनी योजना है, उनका ग्रामीणों को लाभ देने के लिए क्या जागरूक किया है गाँव में घरों? हाँ, लोगों को जो ग्राम पंचायत की जो स्कीमें चल रही हैं उनके बारे में जानकारी दी गई। अभी शाम को रात्रि चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को सभी लोगों को बुलाया गया है। गोंदगढ़ में 14 अप्रैल को श्याम वंदना महोत्सव आयोजित होगा। ऐसे में श्री श्याम बिहारी मित्र मंडल ने सर्वप्रथम श्री गणेश जी महाराज को कार्ड अर्पित कर निमंत्रण दिया। संगठन मंत्री अंशु गोयल ने बताया कि महोत्सव में अनेक कलाकार भजन प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बाबा का भव्य दरबार सजाया जाएगा। रामगढ़ बार एसोसिएशन द्वारा उपखंड अधिकारी की कार्यशैली के विरोध में पिछले 60 दिनों से कलमबंद हड़ताल जारी है।
अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर राजस्व न्यायालय के कार्यों में लापरवाही एवं अनुभवहीनता का आरोप लगाया है। वहीं एसडीएम दफ्तर के सामने आमना सामना होने पर वकीलों ने जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि उपखंड अधिकारी द्वारा अब तक किसी भी राजस्व प्रकरण में संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया है। उधर इस संबंध में जिला कलेक्टर एवं रामगढ़ विधायक से भी मुलाकात कर उपखंड अधिकारी के स्थानांतरण करने की मांग उठाई गई। खैरतल के हनुमान पहाड़ी मंदिर में देवी मां के पूजन के बाद कन्याओं को भोज करवाया गया। इसके बाद भंडारा संपन्न हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर माया शंकर, घनश्याम भारती, रघु सैनी, गौरव मंगलानी, जय मंगलानी, पदम रानी और चांदनी सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। खैरतल क्षेत्र के नंगली ओजा स्थित सांकली वाली मंदिर में श्रद्धालु सुरेश शर्मा और शिवानी शर्मा ने बोरिंग करवाई है। अपने परिजन हरिराम शर्मा सहित प्रेमनाथ महाराज की स्मृति में करवाई गई इस बोरिंग का उद्घाटन जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा द्वारा किया गया। इससे पूर्व इनके द्वारा प्याऊ एवं पशुओं के पानी के लिए भी निर्माण कार्य करवाए जा चुके हैं। साथ ही मंदिर की गुफा में लाइट की व्यवस्था करवाई गई है। यह कार्य उन्होंने अपनी माता राम दुलारी की स्मृति में करवाए हैं। इनका उद्घाटन पूर्व विधायक जयराम जाटव द्वारा किया गया था। उधर इस मौके पर कुमुद हिडाऊ, वीरेंद्र, राहुल, प्रदीप, जितेंद्र, नीरज, रोहन, पूनम और योगिता आदि की मौजूदगी रही। किशनगढ़ बास के सरकारी अस्पताल में व्यवस्था सुधार को लेकर एनएसयूआई प्रदेश महासचिव ओमवीर रहीसा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मरीजों को अस्पताल से बाहर जांच के लिए भेजा जा रहा है। पदाधिकारियों ने सभी जांच अस्पताल में किए जाने, बंद सोनोग्राफी आरंभ करने और टॉयलेट जैसी मांगे उठाई हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्था सुचारू करने का आश्वासन दिया है। अलवर जिले के खिलोरा गांव में गेहूं निकालने वाली मशीन से एक व्यक्ति का हाथ कट गया। उसे रामगढ़ से अलवर और फिर जयपुर रेफर किया गया है। ग्रामवासी राजू ने बताया कि 55 वर्षीय मुकेश अपने खेत में गेहूं निकलवा रहा था। इसी दौरान अचानक गेहूं की पुली के साथ उसका हाथ मशीन में चला गया और कोहिनी तक क्षतिग्रस्त हो गया। खेत में गेहूं निकलवा रहा था, हाथ आ गया मशीन में। कितने बजे? 2 बजे। कौन सा गाँव में? खिलोरा में। ये गेहूं कटवा रहे हैं? जी। फिर यहाँ कहाँ पे लेके गया? वहाँ से इनको रामगढ़ से अलवर रेफर कर दिया, अलवर से जयपुर रेफर कर दिया। अच्छा, नाम क्या है इनका पूरा? मुकेश। उम्र कितनी होगी लगभग? 55 साल। ये रहने वाले कहाँ के हैं? खिलोरा के। खिलोरा के ही है। परिवार यूथ कांग्रेस के चुनाव के अंतर्गत आवेदन पत्र जमा किए जा रहे हैं। विधानसभा और जिला स्तर के बाद प्रदेश स्तर पर भी चुनाव होंगे। जयपुर रीजनल के चुनाव अधिकारी एवं यूथ कांग्रेस के प्रभारी जगनिवास द्विवेदी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके जरिए यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी चुनाव की प्रक्रिया भी समझते हैं। साथ ही उन्हें भविष्य में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को लड़ने में भी आसानी होगी। यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, क्या प्रक्रिया है, कब तक बन जाएंगे, इस बारे से बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए खर्च हो गए, क्या कहना है? यूथ कांग्रेस जो प्रक्रिया है हमारी 21 फरवरी से चालू हुई थी। किन्हीं कारणों से उसको पहले हमने रोक दिया था। अब दोबारा हमने शुरू किया है। 21 मार्च से 30 मार्च तक हमारे नॉमिनेशन होंगे, जिसमें नॉमिनेशन हमारे 6 प्रकार के होंगे। एक ब्लॉक का, फिर विधानसभा का, फिर जिला की कमेटी और जिलाध्यक्ष, प्रदेश की कमेटी और प्रदेश अध्यक्ष। 6 प्रकार के हमारे यहाँ नॉमिनेशन होगा और 6 प्रकार के चुनाव होंगे। इन्हीं में जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो उस हिसाब से उसको पोस्ट मिलेगी। सर, इसमें कब होगा चुनाव प्रक्रिया चालू है। जैसे भी नामांकन की प्रक्रिया चालू है, ठीक 10 से 15 दिन बाद हमारी वोटिंग की प्रक्रिया चालू, मतलब मेंबर भी बनेंगे और उसी टाइम वोटिंग भी होगी हमारी। आपको लगता है कि कांग्रेस को, यूथ कांग्रेस को फायदा मिलेगा वोटिंग के थ्रू अध्यक्ष बनने से? क्यों, आपने देखा होगा जो हमारे अभी वर्तमान जो अध्यक्ष है, राजस्थान युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, वो भी तो इसी प्रक्रिया से आए थे, एमएलए हैं। क्यों, फायदा तो पूरे देश में हो रहा है। कार्यकर्ताओं में आपस में जब चुनाव होगा तो मनमुटाव नहीं बढ़ेगा? पहली बात ये भ्रम है, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं होता है। हम आपस में मतलब चुनाव होता है, लड़ते हैं और वोट के हिसाब से पोस्ट मिल जाती है। ये मतलब अफवाह है कि हम आपस में लड़ते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुख्य चुनाव, विधानसभा, लोकसभा चुनाव लड़ने की एक तरह से एक प्रैक्टिस है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ भाई, वो भी जो हमारे जो चुनाव है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे संगठन का भी चुनाव है, तो हमारी भी एक प्रैक्टिस भी समझ सकते हैं आप। हम बूथ लेवल पे जाके वोटिंग कराते हैं। बूथ लेवल जैसे अब सरपंच होता है गांव का, उसी तरह हम गांव-गांव जाके वोटिंग कराते हैं।
फिर विधानसभा की में जैसे MLA का चुनाव होता है उसी तरह हमारा विधानसभा का चुनाव होता है। तो ये माना जा सकता है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारा यूथ कांग्रेस का भी जो संगठन का चुनाव है उसी तरह से है। रामगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्य विस्तार की दृष्टि के तहत उन्होंने संगठन विस्तार की रणनीति पर चर्चा की। इस रणनीति को 2 भागों भौगोलिक विस्तार एवं सामाजिक विस्तार में विभाजित करते हुए एडवोकेट वर्मा ने मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए प्रत्येक क्षेत्र एवं समाज के हर वर्ग तक पहुंच बनाना जरूरी है। कार्यक्रम में रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, कार्यक्रम अध्यक्ष बबीता रानी और मंडल अध्यक्ष सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खैरतल मुख्यालय पर जिले को स्थायी रखने की मांग को लेकर 232वें दिन भी कांग्रेस द्वारा धरना जारी रहा। इस अवसर पर विभिन्न समाजों के लोग भी उपस्थित रहे। स्थानीय विधायक दीपचंद खैरिया और कांग्रेस नेता गिरीश डाटा ने बताया कि खैरतल में ही जिला मुख्यालय बरकरार रखने और नाम भी खैरतल तिजारा जिला रहने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार ने जन भावनाओं का सम्मान नहीं कर देते हुए जिला मुख्यालय पर नया SP नहीं लगाया है। इसके अलावा जिला कलेक्टर का पद भी रिक्त चल रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा मंशा को स्पष्ट नहीं करने तक धरना जारी रहेगा। हाँ सर, धरना चल रहा है, लंबे समय हो गया है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले देखिए, ये तो लंबा समय जो भी है सरकार के विषय है। सरकार किसी चीज़ का निर्णय नहीं कर पा रही। मुख्यालय खैरतल सैंक्शन है, सरकार विधानसभा में कहती है अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। सरकार को कहना चाहिए मुख्यालय खैरतल है, खैरतल रहेगा, यहाँ पर मिनी सचिवालय बनेगा, कोई परेशानी नहीं, धरना खत्म हो जाएगा। सर, अभी जो IAS IPS की लिस्ट आई है, खैरतल में ना SP लगाया है ना कलेक्टर लगाया है। आपको लगता है कि दोनों बड़े पद हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, तो ये सरकार जिले के साथ सौतेले पे सौतेले व्यवहार करती जा रही है? देखो, सौतेले पे सौतेला कर रही है सरकार, ये बात बिल्कुल जायज़ है आपकी। आम आदमी भी इस बात को समझता है कि सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कि जिला मुख्यालय पर SP का नहीं होना ये बड़े शर्म की बात है। जिला मुख्यालय पर जिलाधीश का नहीं होना बड़े शर्म की बात है। 4 महीने से हमारा रिक्त पद है। अलवर हमारी जो कलेक्टर साहिबा है उन्हें यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज दिया हुआ है, जिनको अब वो 2 जगह का जब प्रभार है तो पूरा समय नहीं दे पाते, काम भी अटकते हैं उससे। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो देखिए, हमारा अभी कुछ 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ पे आसपास के ग्राम में इकट्ठे हुए थे मोदी आदमी सारे, और वो आगे की रणनीति के बारे में भी हमारी चर्चा हुई है। सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी। हमने सद्बुद्धि यज्ञ भी किया था, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे और हमारा जो जिला मुख्यालय हमारे यहाँ पर है, जिला मुख्यालय हमारा यहाँ यथावत रखे। सरकार जैसे ही ये घोषणा की, हम सरकार का भी स्वागत करें। अभी तक तो ठीक है, हर कदम अलग अलग आते हैं भाई, क्या करो। अभी कल भी लोग वह कह रहे थे वो भाई BJP का राज है, उन्हीं से बात कर लो बजाय हमारे। तो जब तक ये आपकी मांग नहीं मानी जाएगी धरना जारी रहेगा? जब तक आपकी बात नहीं मानी जाएगी, मुख्यालय यहीं नहीं रखा जाएगा, जब तक धरना जारी रहेगा? हम तो तैयार हैं इस बात के लिए, लेकिन जहां हम करना चाहते हैं ना, उन बातों को मैं करना नहीं चाहता, उनमें दमी नहीं। तो बात तो ये है। खैरतल एवं किशनगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के हर मोर्चे पर विफलता का आरोप लगाया है। विधायक दीपचंद खैरिया के अनुसार भजनलाल सरकार ने समय पर गेहूं और अन्य फसलों का ओलावृष्टि और बारिश के कारण हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिया है। वहीं गहलोत सरकार की ऐतिहासिक योजनाओं को रोका जा रहा है। इसके अलावा विद्यार्थी छात्रवृत्ति और युवा बेरोजगार भत्ते से वंचित हैं। मैं कह रही हूँ ना, आप मुआवजे की बात करते हो, आप पुरुषों के इनके जो बुजुर्ग हैं उनको ही पैसे नहीं मिल रहे, कई महीने लग जाते हैं। हालत तो ये हो रही है आज। तो पिछली बार का मुआवजा भी अभी तक नहीं दिया है, पहले जो नुकसान हुआ था उसका भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। देना ही नहीं चाहते ना, तो झूठ बोलते रहो और अपने आराम करते रहो। हालत तो ये है इनकी। सर, गेहूं में काफी लागत आ रही है, आपको लगता है इसका समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए? कम से कम 3000 रुपये करना चाहिए। गेहूं का जो समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए उसको। ऐसा है साहब, क्या बनेगा और क्या नहीं, जब आप जानते हो जो बड़ा बनाया है उनका ही कुछ नहीं होता है तो कितना भी कुछ भी बना लो राज्यकरण खातर, वो इतने तक तो वैसे ही घुमाते रहेंगे, अपने रह जाएगा। स्थिति तो ये है आज।
स्पष्टता नहीं है उनके पास। अब भाई स्पष्ट कर रहे हैं हम, हालत तो ये आज स्थिति अच्छी नहीं है सरकार की। सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार की हालत ठीक नहीं है जो समय किसानों को दे सके कुछ। मुझे एक बात बताओ, गहलोत जी ने बैंकों से पैसे जितने उठाए उससे तिकड़ा चौकड़ा 5 करोड़ तो ये ठावे बैठे उनके चाहेगा ही। उनका काम कम था क्या? गहलोत जी का काम कम था, और इनका तो कुछ भी काम नहीं है, फिर भी कहाँ गए पैसा। उधर कांग्रेस नेता गिरीश डाटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश के लिए कमजोर बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते देश में डीजल, पेट्रोल और गैस की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। साथ ही भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीति अमेरिका तय कर रहा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश की संसद में कह रहे हैं कि देश में लॉकडाउन लग सकता है, देश संकट के दौर से गुजर रहा है, और उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई, सेना के अध्यक्ष को बुलाया, क्या संकेत है? आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, व्यापारी भी हैं, अनुभवी भी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी जो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि सरकार फेल है। भाई लॉकडाउन किस बात का लगेगा? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई हमारे पास पेट्रोल पदार्थ नहीं है, हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना तो घरों में चूल्हे चल पाएंगे, ना साधन चल पाएंगे, इसलिए लॉकडाउन लगाएंगे। देश के अंदर तो वैसे कोई संकट नहीं है, या तो देश आर्थिक रूप से खराब हो रहा है या देश के पास पेट्रोल पदार्थ नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात है ये। सर, जो सर्वदलीय बैठक में कहा है कि हमारे पास डीजल, पेट्रोल, गैस की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सेनाओं को हमने अलर्ट पर मोड पर रखा हुआ है, तो कहीं न कहीं जनता में संशय है, स्पष्ट नहीं है। आपका क्या मानना है? सेना अलर्ट मोड पर रहना एक अलग चीज़ होती है। युद्ध होता है, किसी भी देश में होता है, सेना को अलर्ट मोड पर रखा जाता है, क्योंकि युद्ध हो रहा है अपने एशिया में, मध्य पूर्व में, जो हमारे नज़दीक भी है, तो उसके लिए सेना अलर्ट रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन लॉकडाउन क्यों लगाया जाएगा? जब युद्ध होता है तभी लॉकडाउन नहीं होता है। हमने 71 का वार देखा, अभी कारगिल युद्ध हुआ वो भी हमने देखा, अभी जो वार हुआ था ऑपरेशन सिंदूर किया वो भी देखा, कहाँ लॉकडाउन था? कोई लॉकडाउन नहीं था। और दूसरे देशों से युद्ध होता है, उसके बाद आप लॉकडाउन की बात करते हैं। वो युद्ध उस जगह हो रहा है जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की आपूर्ति होती है। इसका मतलब कि हमारी जो सप्लाई है वो ख़त्म हुई पड़ेगी। हमारे पास देश के लिए पूरे संसाधन नहीं है कि हम देश को ऊर्जा के संसाधन पूरे दे सकें। जिला सैनी महासभा खैरतल तिजारा द्वारा 29 मार्च को सुबह 10 बजे सैनी सभा भवन में बैठक होगी। मीडिया प्रभारी श्याम सैनी ने बताया कि इस दौरान 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती समारोह पर चर्चा होगी। इस बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से समाज के प्रतिनिधि भाग लेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पासपोर्ट कार्यालय और पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की फिर मिली धमकी। अलवर में सघन तलाशी के बाद राहत की सांस। थप्पड़ खाकर नीचे गिरने के बाद सिर पर पत्थर लगने से गई जान। भिवाड़ी के सांतलागा में हुई घटना। यूआईटी की बैठक में 310 करोड़ के विकास कार्यों पर लगी मोहर। शहर में सौंदर्यकरण के होंगे कई काम। और स्पीड ब्रेकर पर बैलेंस बिगड़ने से टायर के नीचे आए युवक ने तोड़ा दम। वहीं बाला स्टैंड पर तेज रफ्तार ने बाइक सवार की ली जान। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।